पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी की अस्थि विसर्जन में उमड़ा जनसैलाब। तो बहराइच में गाजी मियां की मजार पर लगने वाले मेले पर विवाद हो गया है। तो बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर बरसी बसपा सुप्रीमो मायावती। यूपी डेयरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी की अस्थियां संगम में विसर्जित की गई हैं। अस्थि विसर्जन के दौरान पत्नी असान्या शुभम की फोटो को सीने से लगाए रही। बीच बीच में वह रो पड़ती थी। परिवार के लोग उन्हें संभालते दिखे। उनके नम आंखों को देखकर कर्मकांड करा रहे पंडित भी भावुक हो गए। शनिवार सुबह परिवार के लोगों ने शुभम की फोटो पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद जैसे ही शुभम के चचेरे भाई ने अस्थि कलश उठाया, पत्नी असान्या चीख पड़ी। उन्होंने दौड़कर अस्थि कलश पकड़ लिया। सुबह 7:30 बजे कानपुर से अस्थियां लेकर परिवार संगम के लिए 3 गाड़ियों से रवाना हुआ। असान्या अस्थि कलश हाथ में लेकर गाड़ी में बैठी। उसी गाड़ी में शुभम का एक बड़ा पोस्टर लगा था। बता दें कि रास्ते में 4 से 5 जगह शुभम को श्रद्धांजलि दी गई। वहां सैकड़ों लोग मौजूद रहे। 12:30 बजे परिवार प्रयागराज पहुंचा। यहाँ संगम की रेती पर पंडित ने 30 मिनट तक कर्मकांड कराया। इसके बाद चचेरे भाई सौरभ ने अस्थियां संगम में विसर्जित की। शुभम द्विवेदी पहलगाम हमले में मौत हो गई थी। उनकी 2 महीने पहले असान्या से शादी हुई थी। 17 अप्रैल को असान्या और परिवार के 11 सदस्यों के साथ शुभम कश्मीर घूमने गए थे। उन्हें 23 अप्रैल को घर लौटना था, मगर 22 अप्रैल को दोपहर 2:45 पर पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने हमला कर दिया। शुभम को असान्या के सामने ही आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। सौरभ के पिता पंडित मनोज कुमार द्विवेदी ने बताया कि आज सौरभ का जन्मदिन है। बड़े भाई, दुर्भाग्य की बात है कि आज उनका जन्मदिन है और वो अपने बड़े भाई शुभम की अस्थियों को हाथ में लेकर क्रियाकर्म करने जा रहे हैं। ये पल कभी जीवन में भूलने वाला नहीं है। आतंकियों ने जितना दुख दर्द हमारे परिवार को दिया है, उसका बदला ईश्वर जरूर लेगा। सौरभ ने बताया कि पिछले वर्ष का जन्मदिन बड़े भैया शुभम की मौजूदगी में स्टेट क्लब में बहुत धूमधाम तरीके से मनाया गया था। इस बार भी जम्मू कश्मीर से वापस लौटने के बाद प्रोग्राम तय होना था, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। तो वहीं बहराइच में सैयद सलार गाजी की दरगाह पर इस साल मेला नहीं लगेगा। सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर ने एलआईयू रिपोर्ट के आधार पर मेले की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि 500 साल में पहली बार ऐसा होगा जब गाजी मियां का मेला नहीं लगेगा। बहराइच सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि पहलगाम हमले के विरोध में देश में आक्रोश है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। हालात को देखते हुए मेला लगने की अनुमति नहीं दी गई है। मेला 15 मई से 15 जून तक चलता है। इसमें करीब 15 लाख हिंदू और मुस्लिम श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना थी। मेला कमेटी ने प्रशासन से इसकी अनुमति मांगी थी। इसी बीच लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी एलआईयू ने 12 पन्नों की रिपोर्ट कमिश्नर शशि भूषण लाल सुनील और डीआईजी अमित पाठक को भेजी है। रिपोर्ट में हाल ही में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए मेले में विरोध प्रदर्शन की आशंका जताई गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि देश के मौजूदा हालात को देखते हुए इस तरह के आयोजनों पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि देश में सन 1931 के बाद पहली बार जातीय जनगणना कराए जाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। लेकिन इस फैसले का राजनीतिक क्रेडिट लेने की होड़ ने एक बार फिर दलित व ओबीसी समाज के संवैधानिक हकों को लेकर कांग्रेस व भाजपा की पुरानी पोल खोल दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि जातीय जनगणना पर कांग्रेस खुद को जनता के हितैषी बताने में जुटी हुई है, लेकिन वह यह भूल गई है कि आरक्षण व सामाजिक न्याय को कमजोर करने का सबसे पुराना रिकॉर्ड उसी के नाम है। आज़ादी के बाद दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद दलित और ओबीसी समाज को आरक्षण के नाम पर गुमराह कर असल अधिकारों से वंचित रखने का दोष कांग्रेस पर बराबर लगता है। यही कारण था कि समय के साथ कांग्रेस का जनाधार खिसकता गया और दलित ओबीसी वर्ग का भरोसा डगमगाया। मायावती ने निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस को अब दलित और पिछड़ा वर्ग की पीड़ा
समझ आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यह सामाजिक न्याय का प्रेम है या फिर महज वोट बैंक साधने की नई सियासी रणनीति। जनता को यह भी याद है कि कैसे आरक्षण की धार को कुंद करने की कोशिश कांग्रेस की सरकारों में हुई थी। भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड भी इससे जुदा नहीं है। कांग्रेस की ही तरह भाजपा भी जाति जनगणना से लंबे समय तक बचती रही है, लेकिन जब जनभावना और सियासी दबाव ने करवट ली तब जाकर केंद्र सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। यह झुकाव सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का नहीं बल्कि वोट की चिंता का परिणाम है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित करने में हो या ओबीसी को संवैधानिक ढांचे के तहत आरक्षण देने की लड़ाई में कांग्रेस और भाजपा दोनों की भूमिका को लेकर कई बार सवाल उठे हैं। धारा 340 के प्रावधानों को निष्क्रिय बनाए रखने से लेकर जाति जनगणना की अनदेखी तक इन दोनों दलों का ट्रैक रिकॉर्ड सामाजिक न्याय के बजाय सियासी लाभ पर केंद्रित रहा है। अब जब जाति जनगणना की प्रक्रिया गति पकड़ रही है तब सबसे जरूरी है कि जनता खासतौर पर दलित और ओबीसी वर्ग सियासी बयानों की चकाचौंध से बचकर हक और अधिकारों की बारीकी को समझे, क्योंकि असली लड़ाई कागजों पर नहीं हकीकत में समानता की है। सवाल यही है कि क्या यह जाति जनगणना सिर्फ वोटों की फसल काटने का औजार बनेगी या वास्तव में सामाजिक न्याय की बहुप्रतीक्षित जमीन तैयार करेगी। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार, आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।